लीजिए और धीमे लंबे श्वास छोड़िए। आंखें बंद रखिए अपनी। एक साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को मिलाएं, रब करें। अपनी आंखों पर लगाएं। आंखें को प्रतिज्ञा करते हैं। आंखें बंदी रखेंगे सभी। मेरे बाद में दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजेय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। हाथों को मिला के रब करें। आंखों पे लगाएं। सभी को नमस्ते। सदा रहो हंसते। आज हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की 5th क्लास है और हमने टीचिंग का इंट्रोडक्शन किया, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। लास्ट टाइम हमने जो लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने, यानी कि जो सीखने वाला है, लर्निंग किसको बोलते हैं और लर्निंग कैसे ज़्यादा बेहतर की जा सकती है, उसके तरीके, लर्निंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे कि एक टीचर जो है, ठीक है पूनम जी, एक जो टीचर है कैसे अपनी क्लास को बेस्ट बना सकता है, उसके तरीके। आप सभी लोगों को टीचर बनोगे, अच्छा टीचर बनना है, तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं। अगर उन टेक्निक्स को फॉलो किया जाए तो आपकी क्लास कई गुना इफेक्टिव बन सकती है, इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है। जैसे कि जो सबसे सिंपल है, हम ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात दोनों की कर देंगे, दोनों की अलग अलग होगी कि बच्चे क्या चाहते हैं। सबसे पहले कि एक तो होता है कि बहुत ज्यादा नॉलेज दे देना, और लेकिन एक बच्चों के अंदर क्या होता है, जैसे कि अभी बात चल रही थी, प्रेरणा जी कह रहे थे, एक अपनापन वाली बात चल रही थी कि एक अपनापन होता है, लगता है हम एम्प्लॉय से जुड़ते हैं तो वो जो फैमिलियर हो जाना, उससे ऑटोमेटिक जो है हमारी लर्निंग, हमारे माइंड की बढ़ जाती है और हम अपने आप मोटिवेट होते हैं और अपने आप ही पढ़ाई करने लगते हैं। सर ने बोला है, सर ने इतनी एक्सपेक्टेशन रखी है मेरे साथ, सर ने कि आपका तो होगा ही होगा जेआरएफ क्वालिफाई, तो मैं अपने लिए नहीं, सर के विश्वास के लिए मैं पढ़ रही हूँ। दोस्तों ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?
खोलिए। ठीक है। तो जो बता रहे थे कि एक जो अपनापन होता है कि मेरे दोस्तों को कितने मेरे ऊपर, जैसे कि मैं अपना खुद बात करता हूँ, जैसे कि अभी आप लोगों के मन में फीलिंग्स आती है ना, पेपर्स आ गए, मुझे कुछ नहीं आता, मेरे तो इतना सिलेबस पेंडिंग, ऐसी फीलिंग्स आती हैं, मेरे अंदर भी आई थी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहले क्या हुआ था मेरे साथ। पहले डेट थी सितंबर में एग्जाम होने की, सितंबर 24/5 को होना था पिछले। फिर वो चेंज होकर के नवंबर में शिफ्ट हो गया था, लेकिन वो हमें पता नहीं था। 5 दिन पहले पता चला कि एग्जाम सितंबर से नवंबर में शिफ्ट हो गया आगे जाकर के। तो उस समय जाकर के मुझे रियलाइज हुआ, अरे शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए। तो लास्ट वहां पे मैंने नोट्स बनाने शुरू किए। सितंबर के महीने में एंड में जाकर के मुझे उपनिषद समझ आया, उपनिषद ये होता है, क्योंकि टीचर ने इतना फास्ट पढ़ाया था, कुछ समझ नहीं आया था, मैं ना नोट्स बनाए थे। तो वहां पे मैंने पढ़ाना शुरू किया, अब खुद से पढ़ना शुरू किया। तो मेरे लिए लकी रहा मैं कि सितंबर का एग्जाम नवंबर में शिफ्ट हो गया था। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आप बड़े लकी हो, आपका जो एग्जाम अभी होना था वो आगे नवंबर में चला गया। तो मैं पॉजिटिव देखता हूँ हमेशा। तो जब जैसे जैसे एग्जाम मेरा पास आ रहा था, ऐसे ऐसे नेगेटिविटी बढ़ती जा रही थी, और माइंड के ऊपर प्रेशर बनता जा रहा था, और कि हमें कुछ नहीं आता, हम कर पाएंगे भी नहीं कर पाएंगे। तो उस समय क्या हुआ कि जैसे कि मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उस समय भी टीचिंग कर रहा था साथ साथ में विवेकानंद अकादमी में। और मेरा इम्प्रेशन इतना ज्यादा था कि औरों का हो ना हो, बच्चों को इतना विश्वास था कि राहुल का तो एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। और मैं अपने क्लासमेट से बात करता था, रुचि से बात करता, नितिन से बात करता, भावना, पूजा, इनसे बात, भावना से सबसे ज्यादा करता, मुझे मोटिवेट करती हो, नितिन भी करता कि राहुल तेरा नहीं निकला तो किसी का नहीं निकलेगा। मैं हैरान होता उनके शब्दों से। और जो हमारे साथी रोज मैसेज करते कि आपका तो जेआरएफ निकलना है निकलना है, तो मैं ये सोचता, यार राहुल तुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारे साथियों को तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास है। तो मैं क्या करने लग गया, मैं उनके लिए पढ़ने लग गया कि मुझे अपने लिए नहीं पढ़ना, मेरे दोस्तों को मेरे ऊपर इतना विश्वास है कि मेरा निकलेगा ही निकलेगा, उनके लिए मैं पढ़ूंगा। और ऑटोमेटिक मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आने लग गई, और अपने आप ही जो चीजें जल्दी पकड़ में आने लग गई। तो ये होता है मोटिवेशन। और वो मोटिवेशन कब मिलता है, जब हमारा सर्कल अच्छा होता है, हमारे दोस्त अच्छे होते हैं। दोस्तों ने आके मुझे पढ़ाया, थोड़ी पढ़ा तो मैं खुद ही, लेकिन उन्होंने वो इन्वायरमेंट दिया पढ़ने का। वो इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। जैसे एक, अगर हमें बगीचे में एक फूल को उगाना है अच्छे से, तो एक माली सिर्फ उसको इन्वायरमेंट देता है, उसको सनलाइट देगा, पानी देगा, यानी कि जो उसको खाद चाहिए खाद देगा, और वो फ्लावर अच्छे से उग जाता है। ऐसे ही टीचर और दोस्त होते हैं, अच्छे टीचर अच्छे दोस्त अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं। अच्छा इन्वायरमेंट मिलते ही वो अपने आप ही जो हमारी जो अंदर की जो क्षमताएं हैं वो निखरने लग जाते हैं। इसलिए आप अपने दोस्तों को जितना मोटिवेट कर सकते हो करो। तो यहाँ पे मैं टीचिंग की बात कर रहा था कि कैसे हम अपनी टीचिंग को बेस्ट बनाता है। पहली बात, कभी भी किसी भी टीचर को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। बच्चों को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो सिर्फ अपने आया, 1 मिनट भी टाइम नहीं दे रहा है, एक्स्ट्रा किसी बच्चे से बात नहीं करता है, टीचर से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका कोई आंसर नहीं मिलता है। ऐसी पर्सनैलिटी कभी बच्चों के मन में नहीं आनी चाहिए। एक बच्चों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये टीचर नहीं है, ये तो हमारा दोस्त है। और टीचर को फोन करते हुए डर लगता है, जबकि दोस्तों को फोन करते हुए डर नहीं लगता। दोस्तों से हम पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं। इसलिए इस सबसे पहले विशेषता है, अगर आपको इफेक्टिव टीचर बनना है तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में इमोशंस के साथ जुड़ना, उनके लिए इमोशंस फीलिंग्स के साथ में, कि बच्चे अपनी बातें बताने लग जाएं। कई बार मैं हैरान रहता हूँ कि बच्चे, अरे मेरी मम्मी ने ये कर दिया, मेरे पापा ने ये कर दिया, मेरे बच्चे ने ये कर दिया, मैं भी हैरान हूँ, मैं इन बातों का मैं क्या करूंगा। लेकिन फिर मैं अपने आप को मैं सोचता हूँ, यार
कम से कम ये इतना मुझे समझ रहे हैं, अपनी पर्सनल चीजें मुझे बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी टीचिंग अच्छी जा रही है। नहीं तो पर्सनल चीजें कौन बताता है, किसको बताता है? तो एक टीचर को इमोशंस, बच्चों के इमोशंस उसके साथ जुड़ने चाहिए। ठीक है, हमेशा टॉपिक के साथ में नए उसमें रहे, खाली सिलेबस से रिलेटेड ना हो, एक्चुअल लर्निंग पे वर्क करें। और दूसरा जो हमने बात की थी, वैल्यूज। टीचर वो नहीं कि जो खाली सिलेबस पूरा कराया और जय राम जी की। नहीं, टीचर एक पेरेंट्स की तरह है, जो बच्चों का आगे से पीछे से दाएं से बाएं से हर तरीके से केयर करता है। एक, जब स्कूल टाइम में था तो वहां पे एक स्टोरी सुनाते थे वो, कि जो गुरु है वो कुम्हार की तरह है। बाहर से बड़ा सख्त होता है, डराता है, मारता है, पीटता है, लेकिन अंदर से वो सहला रहा होता है। ये एक्चुअल में टीचर की बहुत अच्छी क्वालिटी है। बच्चे को डराता भी है, धमकाता भी है, प्यार भी करता है। बच्चे को डर भी लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, टीचर है हमारे, एक गैप भी रहे, दोस्त भी है लेकिन वो गैप भी रहेगा। वो दोनों चीज मेंटेन होनी जरूरी है। बहुत ज्यादा भी दोस्त नहीं बनना है, दोस्त टीचर को, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज भी नहीं होना, बहुत ज्यादा दूर भी होना, एक बीच का गैप मेंटेन करना है। ये अच्छी टीचर की सबसे बड़ी क्वालिटी है। ठीक है। और क्लासरूम टीचिंग में, हमारे सिलेबस में क्लासरूम टीचिंग दिया हुआ है। क्लासरूम टीचिंग में हम सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? अब कम्युनिकेशन में मेनली तीन चीजें होती है, एक होता है इनकोडर, एक होता है डिकोडर, और एक होता है बीच का मीडियम। कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा होगा कि मैं अपनी बातों को इनकोड कर रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हूं और आप लोग डिपेंडेंट वेरिएबल हो। क्यों इंडिपेंडेंट मैं क्यों हूं? क्योंकि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूं। मैं कोई भी एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरी मर्जी। तो इसलिए मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इंडिपेंडेंट में हम जिसमें चेंज कर सकते हैं, और डिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है, मैं जो पढ़ाऊंगा आप वही तो पढ़ोगे ना, जो मैं बोलूंगा आप वही तो सुनोगे ना। इसलिए स्टूडेंट हुआ डिपेंडेंट। ये क्वेश्चन एक बार पेपर में आया था कि स्टूडेंट कौन है, डिपेंडेंट है, टीचर कौन है, इंडिपेंडेंट है। और हम दोनों के बीच में, अब लगभग यहाँ पे इंडिया के हर कोने से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो एक बीच का कम्युनिकेशन मीडियम बना हुआ है। अभी ऑनलाइन चल रही है तो कम्युनिकेशन यहाँ का मीडियम हमारा जो गूगल मीट का लिंक जुड़ा हुआ है, और ये जो इंटरनेट का कनेक्शन है, ये हमारा मीडियम बना हुआ है। मीडियम का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। अगर मीडियम बेकार हुआ, इनकोडर चाहे कितना अच्छा हो, डिकोडर चाहे कितना अच्छा हो, अगर मीडियम बेकार हुआ तो भी सब जीरो। जैसे कि मीडियम से बात करूं मैं, मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा, या आप लोगों का नेटवर्क नहीं चल रहा, मेरी लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रही, आपका फोन लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा, तो क्या आप सुन पाओगे मेरी बातों को? नहीं सुन पाओगे। तो यानी कि इन तीन चीज सबसे मेन होती है। इनकोडर, टीचर खोल दे इसको, इनकोडर पूरा खोल दो, डिकोडर स्टूडेंट, ये दोनों तो हैं ही हैं, दोनों एक्टिव होने चाहिए। टीचर भी अच्छा हो, स्टूडेंट भी अच्छा हो, इनकी टीचर ज्ञान देने वाला हो, बच्चे ज्ञान लेने वाला हो। और बीच का मीडियम बहुत जरूरी है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियम का, मीडियम में क्या आता है? मीडियम में लैंग्वेज कम्युनिकेशन भी आती है, वर्बल नॉन वर्बल। जैसे कि अभी हमारी क्लास में ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के जुड़े हुए हैं, ज्यादातर। तो इसलिए तो टीचर का फर्ज बनता है कि टीचर हिंदी में बात करे। बच्चे अगर ज्यादा इंग्लिश मीडियम के बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको हिंदी समझ नहीं आती है, तो टीचर का फर्ज बनता है कि वो इंग्लिश में बात करे। कम कर लेना इसको। तो दूसरा जो है, सॉरी डिस्टर्ब हो गया एकदम से। हाँ, अब अब मेरे लिए कई बार समस्या हो जाती है कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं। तो यहाँ पे बच्चों को दोनों को केयर करना है। ये नहीं है कि वो खाली इंग्लिश इंग्लिश वालों पे फोकस कर रहा है, खाली हिंदी वालों पे फोकस कर रहा है। यहाँ पे उसका फर्ज बनता है अब वो दोनों को केयर करे। जैसे कि मेरी स्लाइड में आप देखते हो कि हिंदी का भी होता है, इंग्लिश का भी होता है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का पढ़ लो डाटा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी का पढ़ लो। और टीचर को जो खुद अच्छा हो, खुद बेस्ट हो, वो दोनों मीडियम में क्लास के बीच में पढ़ा दो। जो मेन मेन बातें हो वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दे। ये अच्छी टीचर की पहचान है कि वो दोनों मीडियम को लेके चलेगा। अगर ऑडियंस क्या है,
बात आती है ना, ऑडियंस कौन है, यानी कि स्टूडेंट कौन है, सुनने वाला कौन है, उसके हिसाब से टीचर डिसाइड करेगा उसको किस लैंग्वेज का यूज करना है क्लासरूम के अंदर। अब आप लोग मुझे बताएंगे, चलो मैसेज करेंगे जल्दी से सभी लोग। मैसेज ये करेंगे कि ऑफलाइन क्लास में आप लोग यूनिवर्सिटी गए हो या स्कूल में गए हो, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो टीचिंग में हेल्प कर सकती हैं। जल्दी से मैसेज करेंगे, आपको जितना याद हो, जितना समझ आता हो। कौन कौन सी टीचिंग है। एमडीवाई ने किया है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसा इन्वायरमेंट भैया, है डीजे वाला इन्वायरमेंट, है पार्टी वाला इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट। प्रेरणा जी ने किया है बोर्ड चौक नेचर, बहुत बढ़िया। एमडीवाई ने किया है टीएलएम। शॉर्टकट कौन मार रहा है, ये एमडीवाई है। जरा बताएंगे को क्या मतलब है टीएलएम का। ओ हरिओम सर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM। ओ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बताओ कौन कौन से मटेरियल हेलो। है। मटेरियल तो पूछ रहा हूँ कौन कौन से हैं, बताओ। देखो बाकी लोग बता रहे हैं वीडियो प्रोजेक्टर चार्ट मॉडल, बहुत बढ़िया। देखिए हाँ बिल्कुल, देखो आप सभी लोग बहुत अच्छे से टाइप कर रहे। पुष्पा जी ने कहा कि चार्ट हो, मॉडल हो, फ्लैश कार्ड हो, टीचिंग एड हो। ठीक है कि खाली जैसे कि मैं भी आपको बोल रहा हूँ, ये तो हो गया ऑफलाइन क्लास में। अब मुझे बताएं, टाइप करेंगे ऑनलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास जैसे मैं भी ले रहा हूँ, ऑनलाइन चल रहा है अभी आप लोगों के लिए क्लास। ऑनलाइन क्लास में क्या चीज जरूरी हो जाती है, जिन टीचर्स उन चीजों का यूज करें जिससे क्लास बेस्ट जाए। लैपटॉप प्रोजेक्टर प्रिया मैम वीडियो, वेरी गुड। एमडीवाई पीपीटी, वेरी गुड। राधिका जी फोन, फोन तो होगा ही भैया, बिना फोन के तो काम ही नहीं हो सकता। ठीक है फिर भी, हाँ वो भी मीडियम बनता है, ओके। आइस कांटेक्ट फेस टू फेस, वेरी गुड। नोट्स नहीं वीडियो करना, कल्याणी ने लैपटॉप नेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जैसे कि अभी ये बार बार जो वीडियो की बात आ रही है, ये चीज बहुत जो मैंने भी नोटिस किया हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी, या और भी मैंने कई अटेंड किए सेमिनार वगैरह। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनको कैमरा ही सेट करना नहीं आता, कैमरा रखना कैसे है। बैठे ऐसे हैं और कैमरा ऐसे ऊपर छत की तरफ घूम रहा है, और टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं। वो टीचर का फेस छोटा सा दिख रहा है, कईयों का तो उतना भी नहीं दिख रहा। दाएं बाएं पड़ा हुआ है कैमरा, कई टीचरों का होता है उनको पता ही नहीं कैमरा है कहाँ पे उसका। एक, हाँ बहुत होते हैं, मैंने देखा है हमारी यूनिवर्सिटी में भी तो थे ऐसे, ये ऐसे दिखता था, ये ऐसे। हाँ अब बोल रहे हैं बेटे, ये है ऐसे ऐसे करके पढ़ा रहे हैं आ रहे हैं। तो ऐसा है, होता है। तो सबसे पहली बात तो टीचर को नॉलेज हो कि कैमरा रखना कैसे है, अपना नेटवर्क वो चेक करे। कभी कभी तो होती है मजबूरी, बाकी एक टीचर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ वो नेटवर्क बने। जैसे भी मैंने भी जियो की सिम में रिचार्ज भी करवा लिया और एयरटेल की में भी करवा लिया, कि बाई चांस जियो का नेटवर्क नहीं हो तो एयरटेल के नेटवर्क से काम ले, तो एक ऑप्शन हो गया मेरे पास, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो गया। वाईफाई हो तो वो बेस्ट है। टीचर के आपको फेस और चेस्ट लेवल तक आपको दिखे, हैंड्स मूवमेंट भी दिखे आपको, क्योंकि ये जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है जो मैं बता रहा हूँ, मेरे जो स्माइली जा रही है यहाँ से, आंखों का रिएक्शन जा रहा है, आंखें छोटी बड़ी हो रही हैं, ये चीजें बहुत सिखाती हैं, बहुत मायने रखती हैं ये चीजें सिखाने के लिए। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना सब लोगों को, नहीं क्लियर लिख रखा है, नहीं क्लियर लिख रखा है। ठीक है जी, थैंक यू। चलिए मैंने ओवरव्यू दे दिया, अब मैं अपने मेन डाटा के ऊपर आता हूँ जो मुझे पढ़ाना है। भूमिका बन गई, और एक ये भूमिका देनी भी बहुत जरूरी है, ये भी अच्छी टीचर की पहचान है। ठीक है, कई टीचर होते हैं बिना भूमिका दिए, इसको भूमिका बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे पता नहीं, इंट्रोडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। बहुत सारे टीचर मैंने देखे हैं बिना इंट्रोडक्शन के पढ़ाई शुरू कर देते हैं, और बच्चों को यही नहीं पता होता कि टॉपिक शुरू कब हुआ और खत्म क्या हुआ और टीचर ने कराया क्या।
तो ये एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टीचर की। वो कोई भी टॉपिक जब पढ़ा रहा है तो पहले ओवरव्यू दे दे कि आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और लास्ट टाइम हमने कहाँ से पढ़ा था, लास्ट टाइम टॉपिक हमने कहाँ छोड़ा था, उस टॉपिक से लेकर के थोड़े से पॉइंट उनको टच कर दे, ताकि बच्चे को लगे हाँ मैं पढ़ा है। या थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे कि जो बच्चों ने मिस कर दिया क्लास, उन बच्चों को भी लगे हाँ मैंने भी पढ़ा है। ये एक अच्छी टीचर की पहचान है कि वो थोड़े से पॉइंट पीछे वाले टच करेगा, थोड़े से आगे। जैसे सीरियल में करते हैं ना, शक्तिमान सीरियल आता था पहले, मेरा फेवरेट है। और कई नाट सीरियल में भी करते थे। उसमें क्या करते थे, पिछले एपिसोड में ये हुआ, गीता विश्वास को किलविस ने उठा लिया, डॉक्टर जैकोल ने ये कर दिया। एक पिछले एपिसोड का, जिसने पिछला एपिसोड मिस कर दिया उसको भी लग जाता हाँ मैंने देख लिया कि पिछले एपिसोड में ये हुआ था। और जब जो सीरियल एंड हो रहा है, लास्ट के एंड में देखिए आगे क्या होगा, शक्तिमान को किडनैप कर लिया जाएगा, वो उसको उठा लेगा, ऐसे ऐसे होगा, हमें और मिल जाता है अरे कल ये होएगा, कल टीचर ये पढ़ाएगा, इस सीरियल में ये होएगा। ऐसे ही टीचिंग में होता है। जो जो ये चीजें सीरियल में जो फॉलो किए जाते हैं ना मेथड्स को, सेम यही मेथड क्लासरूम में भी अप्लाई किए जाते हैं। कि पहले क्या हुआ था टीचर उसको बता दे, और कक्षा एंड करने से पहले हम कल क्या पढ़ेंगे उसके बारे में बता दे। बहुत जरूरी है इंट्रोडक्शन होना। वॉइस मेरी कट रही है क्या, बता दे प्लीज। हेलो। सर आपकी मेरी आ आवाज, रही है। अच्छा ज्यादा आवाज कट रही है क्या। नहीं ठीक है हेलो। सर अभी। थैंक यू जी, थैंक यू। कि ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है स्पेशल, सिर्फ 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 साफ साफ लिखा हुआ है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। अब टीचिंग क्या होती है वो मैंने इतनी देर से मैं समझा रहा था, वो आप समझ गए, और आप सभी लोग टीचर हो भी। कि फैक्टर्स अफेक्टिंग यानी कि मैं आपको पढ़ाई करा रहा हूँ या आप लोग किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सहायता करेगी, मदद करेगी टीचिंग को बेस्ट बनाने में। और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो क्या होगा, आपके टीचिंग में रुकावट डालेगी। और होता कौन कौन है सबसे मेन, एक टीचर होगा, एक टीचर है, बच्चे होंगे, एक क्लासरूम चाहिए। एक क्लासरूम ऐसा हो कि जो क्लोज हो, क्योंकि जनरली जो पढ़ाई होती है वो क्लोज में ही होती है। ओपन में तो एक्सपेरिमेंट ही होते हैं, या कोई स्पेशली कोई चीज होती है वही ओपन में हो सकता है, अदरवाइज ओपन में कभी पढ़ाई नहीं होती। एक बोर्ड हो, अच्छा सा बोर्ड हो, प्रोजेक्टर हो तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। जैसे चार्ट लगे हो, जो आपको पढ़ाना हो उस टॉपिक का आपके पास चार्ट हो, ताकि बच्चे इमेजिनेशन करने में बच्चों को हेल्प हो सके, और टीचर भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएं, क्लास में जो पढ़ाना हो, टाइमिंग का भी हो। ठीक है। और शांत इन्वायरमेंट होना चाहिए, ऐसा ना हो कि शोर शराबा हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है बाहर से। इसलिए बोलते हैं कि स्कूल जो होते हैं रोड से थोड़ा सा दूर रखते हैं, मेन रोड से, क्योंकि मेन रोड के ऊपर जो स्कूल होते हैं वहां पे गाड़ियों की आवाजें आती है, इसलिए हल्का सा लिटिल दूर रखा जाता है क्लासरूम को रोड से, ताकि वो जो आने वाले व्हीकल की साउंड्स बच्चों को डिस्टर्ब ना करे, या उनसे निकला हुआ जो पोल्यूशन है वो बच्चों को डिस्टर्ब ना करे। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। तो जब स्कूल्स का डिजाइन किया जाता है तो इन सभी चीजों को ध्यान रखा जाता है। क्लासरूम का स्ट्रक्चर कैसा हो, कैसे क्लासरूम हो, फर्स्ट क्लास कहाँ हो, सेकंड क्लास कहाँ हो, ये आर्किटेक्ट का काम है। अभी हमारा काम खाली इतना है कि क्लास के अंदर का हमें एक रूम मिल गया, उसके अंदर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है टीचर क्या क्या करे। और एक और सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, टीचर की पर्सनैलिटी बहुत मायने रखता है। अब आप लोग मुझे बताएं, ये सामने आपको टीचर दिखाई दे रहा है, इसकी पर्सनैलिटी से क्या लगता है ये किस चीज का टीचर है। साइंस। इंग्लिश का टीचर सर। डॉक्टर। क्या आपने क्या डॉक्टर टाइप देखा, आपने बोले। बोला ये, हाँ क्या देखा आपने, ये साइंस का टीचर लग रहा है ग्लव्स एंड क्लोथ्स। आपको। वेरी गुड। देखो, अभी इसको इंट्रोड्यूस नहीं कराना पड़ा, मुझे नहीं बताना पड़ा कि ये साइंस का टीचर है, बायोलॉजी का टीचर है।
इसकी ड्रेस ने बता दिया, इसने इसके हाथ में ग्लव्स ने बता दिया कि ये बायोलॉजी का टीचर है। यानी कि बहुत सारे मैसेजेस ऐसे होते हैं वो हमें बिना बताए ही सामने पता चल जाता है। अब आप मुझे बताएंगे, अगर एक यहीं पे, ये तो क्लासरूम है, अगर योगा क्लास चल रही है उसमें टीचर की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए? ट्रैक सूट या कुर्ता पजामा? ओ ढीले कपड़े। ठीक। डिसेंट ड्रेस हाँ, होगा, कंफर्टेबल ड्रेस होगा। वेरी गुड। कंफर्ट, यानी कि अगर योगा टीचर की पर्सनैलिटी की बात हो रही है यहाँ पे, देखो अभी हमने देखा कि मेडिकल का टीचर है तो उसके मेडिकल की पर्सनैलिटी उसकी दिखनी भी चाहिए, बिना बताए फिर वो ऑटोमेटिक वो चीजें आती हैं। अब योगा टीचर है, वो जीन्स पहन के, फैशनेबल कपड़े पहन के क्लास लेता है, तो आधी तो पर्सनैलिटी ऐसे ही खराब होगी। अरे ये क्या खा के सिखाएगा, इसको ये नहीं पता कि कपड़े कैसे पहनते हैं। वो बहुत सारे मोटे मोटे लोग योगा टीचर होते हैं, बच्चों का मन देखते ही उठ जाता है उनसे। अरे ये क्या सिखाएगा, ये खुद इतना मोटा है, ये हमें पतला करेगा। ये पर्सनैलिटी है कि टीचर की पर्सनैलिटी कम से कम इतनी तो हो कि जो वो काम कर रहा है कम से कम उस पे तो शूट करे वो चीज। ठीक है, ये हो गया हमारा। हम्म। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर। टीचर यानी कि जो पढ़ा रहा है, जो इनकोडर है, लर्नर जो डिकोडर है, सपोर्टिंग मटेरियल। जैसे कि अभी मेरे सपोर्टिंग मटेरियल मेरी लैपटॉप है, मेरी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में मैंने पिक्चर देखो जचा जचा के सिलेक्ट किया है कि कौन सी पिक्चर कहाँ होनी चाहिए, किस तरह की पिक्चर होनी चाहिए। ये मटेरियल्स बहुत मायने रखते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करता हूँ, देखिए आगे मैं ये हटा दी, ठीक है, पिक्चर हट गया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑटोमेटिक आपको नींद आने लगेगी, समझ नहीं आएगी चीजें। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और अभी देखो एकदम से इंटरेस्ट बढ़ गया आपका। अरे अच्छा, अगर वर्ड समझ में नहीं आया, पिक्चर से चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा अच्छा, क्लासरूम की बात हो रही है। ये छोटी 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 चीजें होती हैं, इन चीजों का बहुत ध्यान रख लेना है कि कौन सी पिक्चर कहाँ हो, कैसी हो, उसके अकॉर्डिंग वो पिक्चर होनी चाहिए। ज्यादा डाटा ना हो, बहुत ज्यादा डाटा कई बार होता है तो उस समय तो स्टूडेंट को कुछ समझ ही नहीं आता। और अगर जैसे कि अभी बहुत सारा डाटा है सामने स्क्रीन पे सेमिनार के बारे में, अब मैं ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया, इट इज ए टाइप ऑफ ग्रुप डिस्कशन वेयर वन ट्रेनर। कुछ लोगों को समझ ही आ रहा है कि मैंने कहाँ से पढ़ा, और कुछ लोगों को पता ही नहीं चला कि मैंने ये लाइन कहाँ से बोल दी। तो यहाँ पे अब टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई ऐसी चीज का यूज करे जिससे बच्चों को एकदम से आइडिया लग जाए कि हाँ देखो यहाँ से पढ़ रहा है। अच्छा कुछ जरूरत पड़ती है, अच्छा पेन चलाना पड़ रहा है, तो हाँ बच्चों को दिखा दे हाँ हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। हाँ कुछ ड्राइंग बनानी है तो वो उसके पास वो मटेरियल होना चाहिए। ये है सपोर्टिंग मटेरियल जो अच्छी टीचिंग में मदद करते हैं। अच्छा टीचर हमेशा इन सभी चीजों को यूज करता है, तभी उसकी क्लास इफेक्टिव जाती है, अदरवाइज क्लास इफेक्टिव नहीं जाती। इसलिए सपोर्टिंग मटेरियल कौन कौन से हैं और उनको यूज कैसे करना है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, मीडियम मतलब कि अभी हमारा गूगल मीट है या हम ऑफलाइन में बैठे हैं, कौन सी लैंग्वेज का हम यूज कर ले। लर्निंग इन्वायरमेंट, अब मेरे को ये डिसाइड करना है कि मैं जहाँ पे क्लास ले रहा हूँ कम से कम ऐसा ना हो कि मेरे साइड से इतना शोर शराबा ना हो ना, कम से कम इतना तो कंट्रोल में कर ही सकता हूँ कि टीचर ऐसी जगह बैठे कि जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो। और मेरी ड्यूटी बनती है कि क्लास में अगर कोई और बच्चा माइक खोल लेता है तो मैं उसको उसका माइक बंद करवा दूं ताकि उसकी वजह से बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो। एक इन्वायरमेंट मिलना बहुत जरूरी है। एक बच्चा बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, बिना बात के अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसका एक का तो फायदा हो रहा है लेकिन उसकी वजह से 40 बच्चे क्लास में बैठे हैं, उनका माइंड खराब हो रहा है, उनका रिदम टूट रहा है, और उनका क्या, टीचर का भी रिदम टूट जाता है अननेसेसरी जब क्वेश्चन एकदम से पूछ लिया जाता है। तो मतलब कि टीचर की ड्यूटी बनती है कि
एक अच्छा इन्वायरमेंट दे। अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा तो लर्निंग अपने आप बेस्ट होती है। और इन्वायरमेंट में अगर कोई डिस्टरबेंस होगी तो ना तो टीचर ठीक से पढ़ा पाएगा और ना बच्चे ठीक से समझ पाएंगे। इंस्टीट्यूशन, हाँ ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि टीचर जहाँ पे जॉब कर रहा है, जैसे कि अभी तो हमारी एमडीवाई है, ये एमडीवाई मेरी खुद की अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, खुद ही हम करता धरता है, तो मुझे किसी की रोक टोक नहीं है। लेकिन जो और टीचर यहाँ पढ़ाने आएंगे, शायद उन पे थोड़ा सा उनके ऊपर माइंड के ऊपर प्रेशर होता है यार, कोई डांट ना दे, सर कुछ बोल ना दे, कोई कंप्लेन ना कर दे। चलो ये तो फिर भी फ्री वाली हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री में हो रहा है। हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आपको 50,000 रुपये सैलरी मिल रही है और आप वहां पे पढ़ा रहे हो। अब इंस्टीट्यूशन, अच्छा इंस्टीट्यूशन दबाव भी बना सकता है कि 1 महीने में सिलेबस पूरा करो, 5 लेक्चर में सिलेबस कंप्लीट करो। बनता है, और टीचर के ऊपर दबाव बनता है। अच्छा से अच्छा टीचर भी कुछ नहीं कर पाता जब ऐसा दबाव होता है। 6 महीने का सिलेबस 1 महीने में कैसे करा दोगे भैया? लेकिन मजबूरी है भैया, मैनेजमेंट का दबाव है, इंस्टीट्यूशन का दबाव है, कराना पड़ेगा। टीचर बोल रहा है कि नहीं मुझे तो इतने में नहीं हो पाएगा, 2-3 लेक्चर और लगेंगे, नहीं इसी में कराना है। तो एक टीचर के माइंड के ऊपर प्रेशर बनता है। तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट का होना भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब जो हमारे एचओडी हैं, जो हमारे वाइस चांसलर है, हमारे रजिस्ट्रार हैं, स्कूल का जो प्रिंसिपल है, इनका बहुत बहुत मायने करता है बच्चों के ऊपर। स्कूल का स्टाफ मैनेजमेंट अच्छा होगा तो टीचर अपने आप ही ज्यादा पॉसिबिलिटी अच्छी होंगे। अब टीचर को आप पैसे नहीं दे रहे हो तो टीचर क्या उस इंटरेस्ट से पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। टीचर की सैलरी लेट आ रही है तो ऑटोमेटिक ही उस टीचर का इंटरेस्ट कम होने लगेगा। इसीलिए जो इंस्टीट्यूशन है ये बहुत मायने रखता है अच्छी टीचिंग के लिए। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। ठीक है, ये मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सपोर्टिंग फैक्टर्स एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स। सपोर्टिंग मतलब कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे पढ़ाने में मदद करेंगी, मेरी सहायता करेंगी। और इनहिबिटिंग फैक्टर मतलब कि कौन कौन सी चीजें हैं जो रुकावटें डालेंगी पढ़ाते हुए। सीएल बार बार आ रहा है, सीएल नीचे दिया हुआ है। सीएल का मतलब होता है कोऑपरेटिव लर्निंग। माइक खोल के बताएंगे सीएल का क्या मतलब है? कॉर्पोरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग, वेरी गुड। मतलब इसका मतलब हिंदी में बोलेंगे सहयोगी अधिगम। मतलब कि वो चीजें जो हमें लर्निंग में सहायता करें। कि प्रिजर्व टीचर्स कैरेक्टर्स मतलब कि टीचर की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और बिलीफ इन कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव मतलब कि खाली जरूरी नहीं कि टीचर ही आपको पढ़ा रहा है, डिस्कशन से बच्चे सीखते हैं। कई सारी चीजें तो दोस्त सिखा देते हैं, आपस में जब बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक्चुअलिटी है ये, टीचर इतना नहीं सिखाता जितने दोस्त सिखा देते हैं आपस में। अच्छा दोस्त होना चाहिए, लेकिन ये भी मायने रखता है दोस्त कैसा है आपका। और टीचर पहले से प्लान होना चाहिए कि उसको पढ़ाना क्या है। क्लास में आके मैं सोच रहा हूँ अरे मुझे पढ़ाना क्या है, 5 मिनट पहले मैं बैठा हूँ, ओहो क्या पढ़ाऊं, और मेरे 50 बच्चे वेट कर रहे हैं और टीचर को यही नहीं पता कि पढ़ाना क्या है। तो क्या कैसी क्या उसको क्लास बेकार जाएगी। बच्चे क्लास के बीच में सोचने लगेगा क्या पढ़ाऊं, ये पढ़ाऊं, ये करूं, नहीं 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 ये करेंगे। क्लास के बीच में कई होते हैं टीचर रेस्ट दे देते हैं, वो ये नहीं मिला ये नहीं मिला। लेकिन अच्छा टीचर सारी चीजों को पहले ही ओपन करके रखता है। हाँ इसके बाद ये पढ़ाना है, इसके बाद ये पढ़ाना है, इसके बाद ये पढ़ाना है। एक पूरी प्लानिंग होती है। प्लानिंग बहुत जरूरी है, प्री प्लानिंग बोलते हैं उसको, पूर्व तैयारी। एक बार क्वेश्चन पूछा था नेट के में, क्वेश्चन आया था कि एक टीचिंग के लिए, ऐसे क्वेश्चन था ये मुझे याद आ रहा है कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। और ऑप्शन में कुछ दिया हुआ था और उसमें से एक ऑप्शन ये था कि जो टीचर पढ़ाने वाला है उससे पहले वो पूर्व तैयारी करे और पढ़ाने से पहले कुछ समय उस टॉपिक के बारे में चिंतन करे कि उसको पढ़ाना क्या है।
चाहे वो 10 मिनट चिंतन करे, चाहे वो 5 मिनट चिंतन करे, लेकिन वो चिंतन करना बहुत जरूरी है उस टीचर को कि पढ़ाएगा क्या क्लास में। हाँ, वो एक बात अलग है कि वो जब उसका एक्सपीरियंस 20 साल 30 साल का हो जाता है तब इस चीज ये चीजें मायने बहुत कम रखती है, लेकिन स्टार्टिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि टीचर को खुद एक ओवरव्यू, बच्चों को तो बाद में देगा ना, पहले खुद को ओवरव्यू पता होना चाहिए कि आज मैं क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, मेरे पास कितना टाइम है, मेरे पास आधे घंटे का टाइम है, मेरे पास 1 घंटे का टाइम है। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। और इंटरेस्ट होना चाहिए, बिना इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं पढ़ा सकता। मेरा नेचुरल इंटरेस्ट जो है टीचिंग की टिप चीजों में, हठ योग में, योग दर्शन में, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मेरा नेचुरल इंटरेस्ट है, तो मैं ऐसे टॉपिक को मैं ज्यादा बेस्ट पढ़ा सकता हूँ, बिना तैयारी के भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन ऐसा टॉपिक जैसे आईसीटी है, मेरा डिजिटल मेरा वीक होता है, मेरा वीक है नेचुरली, तो मैं एकदम से नहीं पढ़ा सकता उस टॉपिक को। उस टॉपिक की तैयारी करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 5 5 दिन नहीं, हफ्ता भी लग सकता है, तब जाके मैं उसको पढ़ा सकता हूँ। यानी कि टीचर को अपने इंटरेस्ट का टॉपिक ही लेना चाहिए। अगर इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है तो पहले उसमें इंटरेस्ट बना, उसकी तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, तब वो क्लास में प्रेजेंट करें उस चीज को। बिना प्रिपरेशन के कभी टीचिंग इफेक्टिव नहीं होती। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब उसके पास नोट्स होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, डाटा होता है उसके पास, उसने वो टॉपिक पहले 1 2 बार प्रैक्टिस कर लिया अपने दोस्तों के ऊपर, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आएगा उस टीचर को। प्रिसीव्ड एडवांटेज ऑफ लर्निंग, पर्सनल सर्च इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये आप देख लेंगे। कोऑपरेटिंग टीचर, यानी कि उसका स्टाफ भी अच्छा होना चाहिए, उसका जो एचओडी है, पीयर्स यानी कि उसके जो साथी लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे साथी कौन है, रोहित सर, रोहित पांडे हैं, सत्येंद्र सर हैं, ये मेरे साथी हैं जो एमडीवाई में मेरी मदद कर रहे हैं। प्रणव पांडे हैं, जहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है मैं बोलूंगा रोहित जी आके पढ़ा दो, प्रणव जी आके पढ़ा दो, मुझे दिक्कत हो रही है। तो इस साथी का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग अभी क्विज कराते हो, 2 2 लोगों को क्विज करा रहे हो आप, पूजा जी को दिक्कत हो रही है तो भावना जी उनकी मदद कर रही है, भावना जी को दिक्कत हो रही है तो पुष्पा जी उनकी मदद कर रही है, पूनम जी उनकी मदद कर रही है। तो एक साथी, अच्छे साथी का होना भी बहुत जरूरी है कि एक टीचर अगर लड़खड़ाने लग जाए तो दूसरा उसकी मदद कर दे, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है। और स्टूडेंट्स का पॉजिटिव रिएक्शन बहुत जरूरी है कि बच्चों की नॉलेज क्या है, स्टूडेंट्स क्या रिएक्ट कर रहे हैं। बच्चे उबासियां ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जहाज बना के उड़ा रहे हैं क्लास में, हंस रहे हैं, टीचर को चौक मार रहे हैं, बच्चों का रिएक्शन नोट करो ना आप, उसके हिसाब से तो टीचिंग करोगे। तो ये छोटी छोटी का ध्यान रखना होता है, उस हिसाब से टीचर डिसाइड करता है कि क्या उसको आ रहा है, या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। इफेक्ट्स ऑन स्टूडेंट्स, बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उस टीचिंग का, जरूरी है। पॉजिटिव होना चाहिए रिएक्शन, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बच्चे ये बोल रहा है कि सर समझ है, तो टीचर को चाहिए कि रुक जाए, वहां पे आगे ना बढ़े। लेकिन जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे इग्नोर करने लग जाएंगे। बच्चों का रिएक्शन नोट करना, पॉजिटिव और रिएक्शन बहुत जरूरी है। बच्चों का मन नहीं है, बच्चे के ऊपर और दूसरे टीचर ने ज्यादा काम दे दिया, तो टीचर की ड्यूटी बनती है कि चलो आज, चलो मैं नहीं पढ़ा रहा, आप होमवर्क कर लो, दूसरे टीचर का काम कर लो। तो टीचर बच्चों के साथ कोऑपरेटिव होना चाहिए टीचर को, आपस में बच्चे टीचर की माने, जहाँ टीचर को दिक्कत है वहां बच्चे टीचर की माने, टीचर आपस एडजस्टमेंट होती है ये। और अच्छे टीचर के साथ ही एडजस्टमेंट होती है, बुरे टीचर को तो बोल देंगे नहीं बेटी, अटेंडेंस के भी नहीं आते, बेकार जो टीचर होता है। और अच्छा टीचर होता है, बिना अटेंडेंस के भी बच्चे आएंगे, बिना अटेंडेंस के संडे को भी बच्चे आएंगे उसकी क्लास में। अभी आप लोग बैठे हो, अगर मेरी टीचिंग अच्छी है तो बच्चे जो बस में क्लास लेंगे, मेट्रो में बैठ के भी मेरी क्लास लेंगे, रेलवे में बैठे हैं, ट्रेन में भी बैठ के क्लास लेंगे। अगर टीचर अच्छा है तो बच्चों के अंदर इतना जज्बा आ जाता है कि मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा। ये अच्छी टीचिंग की पहचान है। अब इसमें रुकावटें क्या क्या आ सकती है, कंट्रोल की, डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टूडेंट बिहेवियर, कोई बच्चा क्लास में गलत व्यवहार करता है तो उसको कंट्रोल करे। ठीक है।
अपोजिशन ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर्स, यानी कि जो टीचर विरोध कर रहे हैं उनसे थोड़ा बच के रहे। कई बार एक टीचर दूसरे टीचर की टांग खींचता है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए। फेलियर टू कवर द, मतलब कि सिलेबस को पूरा कराए, ऐसा भी ना हो कि सिलेबस ही ना कराए। 10% करा के बच्चों को बोल दिया मैं तो लर्निंग पे ध्यान दे रहा हूँ। नहीं नहीं, लर्निंग भी देनी है, वैल्यूज भी देनी है, लेकिन उसके साथ साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सिलेबस भी पूरा कराए। ठीक है। और बीच बीच में टीचिंग मेथड्स का यूज करे। बच्चों में नेगेटिविटी ना आने दे। बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसके साथ में इमोशनल अटैचमेंट बना के रखें। ये एक अच्छी टीचर की पहचान है। अब इसमें क्या क्या हमें चाहिए, जैसे कि सामग्री यानी कि स्पोर्टिंग मटेरियल्स, ये एक बार पेपर में पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या आया था पेपर में कि निम्न में से सपोर्टिंग मटेरियल नहीं है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोगों को बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन बी चौक, ऑप्शन सी चार्ट एंड ऑप्शन डी टेबल। बताइए। ऑप्शन ए ब्लैक बोर्ड, माइक खोल के बताइए। ऑप्शन बी चौक, ऑप्शन सी चार्ट एंड ऑप्शन डी टेबल। माइक खोलिए, बताइए, मेरी स्क्रीन पे मुझे दिख नहीं रहा है। सर टेबल है जो कि वो हमारा मटेरियल नहीं होगा इस टाइम, क्योंकि हमको चार्ट है वो हमें दिखाना है और हमें बोर्ड चाहिए और बोर्ड पे लिखने के लिए चॉक चाहिए। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे टेबल का भी अपनी इंपॉर्टेंस है क्लास में कि टीचर टेबल पे बैठेगा कराएगा, लेकिन अब हमें यहाँ देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा ज्यादा सूट करेगा और कौन सा कम सूट करेगा। ये चीज भी मायने रखती है। अब जैसे कि मैं चार्ट और भी हम बात कह करता हूँ। सकते हैं, हाँ, चार्ट को भी हम कर सकते हैं ऐड, अगर कि चार्ट भी ज़रूरी नहीं है। टेबल के मुकाबले चार्ट अच्छा है ना, समझ रहे हो? टेबल के मुकाबले चार्ट अच्छा है, तो इसलिए यहाँ पे जो लेस प्रायोरिटी है टेबल की है, तो इसलिए टेबल ज्यादा जरूरी नहीं है। टेबल के मुकाबले ब्लैक बोर्ड, चौक और चार्ट ज्यादा जरूरी है। तो कई बार ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पेपर में ऐसे ही आते हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूट करेगा और कौन सा कम इफेक्टिव है, तो कम वाले को सिलेक्ट करना है। चारों ऑप्शन लगेंगे भैया, चारों जरूरी है, लेकिन उसमें से जो कम इफेक्टिव है उस वही आंसर होगा हमारा। आपको वही चुनाव करना पड़ेगा उसमें। समझ आया? अच्छा, अब मैं ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन देता हूँ। ठीक है। ऑनलाइन क्लास का मैं स्पोर्टिंग मटेरियल का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से। ऑनलाइन क्लास में क्या जरूरी है? ठीक है। सबसे ज्यादा जरूरी पहचानना क्या है? ठीक है। ऑनलाइन क्लास में ऑप्शन ए पीपीटी, ऑप्शन बी कैमरा, ऑप्शन सी ऑडियो एंड ऑप्शन डी इंटरनेट। चारों चीजें जरूरी हैं। अब बताओ चारों में सबसे जरूरी क्या है? प्रिया मैडम आपने बताया, जरा माइक खोल के बताइए। ज़रूरी नहीं है या ज़रूरी है? जरूरी है बोला मैंने। इंटरनेट। इंटरनेट, क्योंकि भैया इंटरनेट ही नहीं होगा तो प्रेजेंटेशन ऑडियो वीडियो क्या कर लेगी उसके आगे। तो यही तो आपका लॉजिकल, एग्जामिनर हमारे इसी माइंड से खेलता है। आपको ये ओपन माइंड करके बैठना है पेपर में। ठीक है। ऐसे दिमाग को चलाना है, कौन सा है कौन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो मैं भी बना रहा हूँ ऐसे। जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे भी नेट वाले हैं, वो वहां बैठ के बना रहे हैं पेपर। इंसानी तो है वो, एलियन थोड़ी है। तो अपने दिमाग को खोल के बैठो, खुश रह के एग्जाम दोगे ना तो ज्यादा बेहतर आपका स्कोर जाएगा पेपर में। तो सामग्री की बात हो रही, दृश्य देखिए। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा गया था पेपर में कि विजुअल मटेरियल कौन सा है। विजुअल, देखिए यहाँ पे लिख रखा है ना, विजुअल यानी कि दृश्य सामग्री। प्रोजेक्टर,
फिल्म स्ट्रिप, एपिडेस्कोप, ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन भी लगा दे सकते हैं, फोटोज भी लगा सकते हैं, वो वैसे यहाँ पे आ गया, फिल्म स्ट्रिप में आ गई ये चीजें। अब ऐसी चीजें क्लास में जो सुन के टीचर सुना रहा है वो दिख नहीं रही है, दिख रही है लेकिन सुनने का काम ज्यादा है उसमें। ग्राम स्पीयर जिसमें सुन के आवाज आती है, टैप रिकॉलर जिसमें टीचर ने कुछ चीज रिकॉर्ड कर दी और आके सुना रहा है बच्चों को, रेडियो या कुछ भी और जो फोन में जो चीजें रिकॉर्ड करके कई बार टीचर सुनाता है तो वो सुनाए। मंत्र टीचर भूल गया या कुछ नई चीज सिखानी है तो टीचर की ड्यूटी बनती है कि वो क्लास में उसको सुना दे बच्चों को, या खुद सुना दे, मौज करो, गाओ, हंसते रहो, खेलते रहो, है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑडियो और विजुअल दोनों हैं। टीवी टीवी होता है, मैं तो बड़ा दिखाता था अपने बच्चों को, रेड रोजी पब्लिक स्कूल में मैं टीचर था, बच्चे बड़ा एंजॉय करते थे टीवी देख के, मूवी देख के। कंप्यूटर, वीडियो, डिश, टेलीकॉन्फ्रेंस, यानी कि ऐसी चीजें जो दिखती भी हैं और आवाज भी आती हैं। यहां से क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ध्यान देना कि पेपर में विजुअल पूछ रहे हैं या ऑडियो पूछ रहे हैं या ऑडियो विजुअल दोनों पूछ रहे हैं, इनका डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। अब जल्दी से मैं एक, आप माइक खोल के बताना, आप लोग मुझे बताएं कि प्रेजेंटेशन पीपीटी कौन सी ऐड है, विजुअल है, ऑडियो है या ऑडियो विजुअल दोनों है? विजुअल एड्स होगा वो। वेरी गुड, विजुअल ऐड होगा, ओके। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को यूट्यूब खोल के वीडियो दिखाने लग गया तो वो कौन सी ऐड होगी? ऑडियो विजुअल। वेरी गुड, ऑडियो एंड विजुअल। मैंने अपना कैमरा बंद कर लिया और अपने फोन से मैं कोई मंत्र सुना रहा हूँ आपको, ये कौन से ऐड हो गई? ऑडियो। वेरी गुड। ये पेपर में ऑडियो। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और एक और जो क्वेश्चंस में चीजें आती हैं, हमारे नेट वाले सबसे ज्यादा ऐसे खेलते हैं बच्चों के दिमाग से, लास्ट में डाल देगा नहीं है, नहीं पे कोई नहीं देखता, क्योंकि टाइम की कमी होती है बच्चे को, ये देखा नहीं कि ये पूछा कि नहीं है, नहीं पे कोई नहीं जाता, जल्दबाजी करके फिर बोलते हो नहीं तो पढ़ा ही नहीं मैंने, क्वेश्चन में नहीं डाला हुआ था लास्ट में छोटा सा। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, ये भी बहुत जरूरी बनता है, ठीक है। ये चीजें हमारे एनसीईआरटी ने दे रखी है, पढ़ लेंगे, मैंने पढ़ा दिया इन चीजों को। ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था आपको। तो हाँ, टीचिंग मेथड्स, टाइम हो गया, मैं स्लाइड भेज दूंगा। टीचिंग मेथड्स क्या, मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मेथड्स क्या होते हैं। मतलब कि पहले तो ये डिसाइड हो कि हमारी ऑडियंस कौन है, कि मैं जाकर के ऑडिटोरियम में पढ़ा रहा हूँ, वहां पे 1000 लोग बैठे हैं मेरे को, वहां पे मेरा टीचिंग स्टाइल अलग होगा। मैं पार्क में बच्चों को योगा सिखा रहा हूँ, वहां पे मेरा टीचिंग स्टाइल अलग होगा। वहां पे पार्क में 5 लोग बैठ के योगा कर रहे हैं या 100 लोग बैठ के योगा कर रहे हैं, मेरा 100 लोगों में स्टाइल अलग हो। टीचर सर वॉइस मेथड ब्रेक हो रही है। उसको यूज, आवाज आ रही है क्या? हेलो, बताएंगे? हेलो, आ रही है, अभी आ रही है। अब सही है। ठीक है। और इंडिविजुअलाइजिंग टीचिंग मेथड, ठीक है, मैं स्लाइड भेज दूंगा, यानी कि इतने सारे, बहुत सारे दुनिया भर के मेथड्स हैं। ये लेक्चर मेथड है, टीम टीचिंग मेथड है, जिसमें 2-3 टीचर इकट्ठे होकर पढ़ाते हैं आप लोगों को। छोटा ग्रुप में डिस्कशन मेथड है, सेमिनार्स करवाए जा रहे हैं जहाँ पे हजारों लोग बैठते हैं और सामने कुछ बोला जा रहा है। पैनल डिस्कशन है जिसमें बड़े बड़े जो हाई लेवल की फैसिलिटी होती है वही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी सभी पैसिव होते हैं, जो ऑडियंस होती है वो पार्टिसिपेट नहीं करती। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में।
ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है स्लाइड में भेज दूंगा, आज पढ़ लेना, कल मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेज, लिमिटेशंस क्या हैं। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, आपको बीएससी एमएससी में प्रोजेक्ट मेथड दिया होगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आप इस प्रोजेक्ट कोविड पे काम करो, आपको डिजीज पे काम करना है, प्रोजेक्ट बनाओ, फाइल बनाओ, असाइनमेंट बनाओ, उससे बच्चे की लर्निंग बढ़ती है। उसका फायदा क्या, उसका नुकसान क्या, ये मेथड होते हैं बच्चों के इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के, बच्चे उससे ज्यादा सीखते हैं। डेमोसेशन मेथड है, ठीक है। और भी मैंने लिए नहीं, अभी मैं इतना ही काम किया, लेट हो गया था, रात को 3:30 बज गए थे। बाकी मैं आज और इसको बाकी मेथड्स ऐड करके भेज दूंगा। देखिए जो ज्यादा टफ इंग्लिश है उसकी मैं हिंदी साथ साथ में भेज रहा हूँ, जिसकी सरल इंग्लिश है उसकी मैं हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर रहा, वो मैं डायरेक्ट इंग्लिश में ही हूँ। इतनी तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है इन चीजों को सेट करने में। जो ज्यादा डिफिकल्ट है ना उसकी मैं हिंदी अपने आप ही मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ उसकी, ठीक है। तो टीचिंग मेथड्स हो गया। अब ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया था, वैसे 3 क्वेश्चंस आप लोग करके आए होंगे। चलो मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करें, फिर मैं क्लास को ओवर करता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब कि शिक्षण और अधिगम, पढ़ाने में और सीखने में कौन कौन सी जो चीजें हैं उद्देश्य सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है। इनकी पॉजिटिव चीज पूछी है, नहीं नहीं है यहाँ पे, पॉजिटिव पूछा है, तो जल्दी से आप आंसर करें इसका। शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के समान है। शिक्षण सामाजिक, जबकि जल्दी से मैं आधा मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इसका आंसर करें आप सभी। ठीक है, टाइम ओवर हो गया। देखते हैं आप लोगों ने क्या आंसर किया है। समिता जी 2, मनोज जी भी कह रहे हैं, नीरज जी 3, अजीत देव जी 2 कह रहे हैं, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं भैया? बाकी लोग तो स्माइली भेज रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है आंसर। क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या आपको भी? जल्दी से देखिए, मैं 10 सेकेंड और दे रहा हूँ आपको। चलिए, अब जिन लोगों ने ऑप्शन 2 को सिलेक्ट किया वो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर है 1। क्यों 1 है आप देखिए, शिक्षण विक्रय के समान है, समान बोला है, एग्जैक्ट नहीं बोला। और आज की भाषा में ऐसा हो रहा है, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर, कि पैसा दो, बोलते ना पैसा फेंको तमाशा देखो, आज की भाषा में यही हो रहा। तो ये करेक्ट है, समान बोला है, ऐसा होता नहीं एक्चुअल में, लेकिन ऐसा काफी हद तक होता है। दूसरा, शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है, ठीक है। अच्छा, अधिगम तो दोनों होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है ना ये, हाँ। शिक्षण में अधिगम निहित है, अधिगम यानी कि लर्निंग, जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता। हाँ, मतलब कि बिना टीचिंग के भी लर्निंग हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम इसे, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, रुको। तो सही है सर इसका। जबकि अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता, नहीं 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 नहीं, शिक्षण में तो अधिगम होता ही है ना, नहीं कैसे आएगा, होता है, ठीक है। और शिक्षण एक प्रकार की ज्ञान का अंतरण है जबकि अधिगम इसे प्राप्त करने जैसा होता है। तभी क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल ठीक है।
और शिक्षण एक अंत्य क्रिया है, ये सबसे मेन पॉइंट है। प्रकृति में त्रिपदी, यानी कि टीचर हो, स्टूडेंट हो, मीडियम हो बीच का, तीन चीजें होती हैं उसमें। जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव होना चाहिए प्रोसेस अधिगम। ये वाला तो बिल्कुल ठीक है, ई वाला तो देख लो ई वाला कहाँ पर है, ऑप्शन 1 और 2 में है, और बाकी ऑप्शन चेक करो। इसमें बी सी दिया हुआ है, तो बी सी, बी तो है ही नहीं, बी सी। तो इसका यही आंसर होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। सर सर जो आपने डिफरेंसेस दिए हैं ना शिक्षा अरे और अरे हाँ, अधिगम के। गड़बड़ हो गया, आंसर 2। ठीक है ठीक है ठीक है, रुकेंगे। अच्छा अच्छा, मेरे से मिस्टेक हो गया, बी सी, बी सही है। और खरीदारी जैसा है, ओके। इन्होंने यहाँ पे नेगेटिव पक्ष को लिया है इसको, ठीक है ठीक है। सॉरी चाहूंगा, मैंने गलत बोल दिया स्टार्टिंग में आपको। तो ऑप्शन 2 इन्होंने जिन्होंने बोला था वो बिल्कुल सही है यहाँ पे। मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी और दृष्टिकोण से देख गया था इस क्वेश्चन को, नेगेटिविटी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। मेरा था सर 2 ना। हाँ जी, हो जाती है कभी कभी गलतियां। आप जल्दी इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन समोच्च शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये सारे जो आपकी स्क्रीन पर हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपर में। शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग, उत्तम ढंग पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बनता है कि शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। बिल्कुल ठीक है भैया, ठीक है। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर क्यों नहीं है भैया, अंतर होता है, कल हमने पढ़ा था कितना बड़ा अंतर है। ये तो गलत है, 100% गलत है ये तो। हमारा यहीं से आंसर आ सकता है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ए 100% श्योर है और बी नहीं है। देखो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो ए कहाँ पर दिया 3 है, और 4 में से होगा। 1 में दिया है ए, और 3 में दिया है। अब ए तो श्योर है कि अब ए 1 बी और नहीं 3rd में है, से आंसर हो होगा। गया अपना अपना पे। तो इसमें अब बी हमें से देखना है कि रिलेटेड हो गया बी अपना। नहीं होना चाहिए, बी पे हम 100% श्योर है कि बी गलत है। मतलब कि बी में यहाँ पे बी है, तो मतलब कि ए तो हो ही नहीं सकता। अब बच गया क्या, तो 3 तुमने की करेक्ट। बात अलग। तो इस कोई तरीके से नहीं। ये छोटे छोटे मेथड्स को आप यूज अब करके। ये ना बार बार अगर 2-3 बार अगर ये अपन ये है कि ये अपनी सिर्फ आशा मैम प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया इस टेक्निक को आप कहते। देखो मैंने 6 पढ़े नहीं है, सिर्फ पहले 2 पढ़े, मैं 2 पे 100% श्योर हो गया हूँ, और उसी से मेरा आंसर आ गया। इसको बोलते हैं इवेल्युएशन मेथड। आंसर 3rd इज द करेक्ट आंसर। तो इन मेथड ये हमारे टाइम बचाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सोल्व करेंगे। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है। समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। ओहो वाह, कल मैंने पूरी क्लास इसके ऊपर डाली थी, गलत नहीं होना चाहिए। पूछूंगा मैं आप लोगों से, पिटाई होगी अगर गलत किया तो। आज का ये क्वेश्चन आपको समझो अच्छे से क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन। पूरी क्लास में यही पढ़ाया था कल हमने। समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए, मस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। ठीक है, आंसर आ रहे होंगे, मैं देखता हूँ, बहुत टाइम हो गया आपका। कल्याणी जी, देखता हूँ जो अच्छा बच्चा होगा वो गलती कौन का अच्छा करेगा। प्रेरणा जी सी, मनोज जी सी, पूनम जी सी, पुष्पा जी सी। गलती करो, जल्दी गलती करो, डांटूंगा फिर।
वो करके नीरज जा भी चुके भैया, आपने बाद में देखा है। अच्छा चलो, अभी बाकी आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया। सी इज द करेक्ट आंसर। तो मैं राधिका जी से चाहूंगा, राधिका जी आप इस क्वेश्चन को समझा दो। समझा दो। जी भैया आ गया मुझे समझ में। बताओ, सबको समझाओ। समझाओ। जी, इसमें समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। मतलब आप हमको सारा ही सिखा रहे हैं भैया, तो लर्निंग ही सिखा रहे हैं ना। समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता, परंतु हर चीज शिक्षण की थोड़ी ना होती भैया। आप हमको प्रैक्टिकल भी बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, सामाजिक भी सिखाते हैं, अच्छा व्यवहार भी सिखाते हैं, तो वो सब सोशल भी होता है ना भैया, एकदम शिक्षण पर ही नहीं होता है। वेरी गुड। इसका मतलब जैसे कल प्रेरणा जी ने बताया था, माइक बंद कर लो राधिका जी, बहुत बढ़िया, कि जरूरी नहीं है कि हर चीज हमें टीचर ही सिखाए, पढ़ के ही सीखे। नहीं, कई हम व्यवहार से सीखते हैं, कई कई तो हम गाने से भी सीख लेते हैं, बहुत सारी चीजें मूवी से हम सीख जाते हैं। वहां तो टीचर नहीं है ना, लेकिन हम सीख, लर्निंग तो वहां से भी हो रही है। तो आर तो गलत हो गया और ए हमारा सही हो गया। अब देख लो कौन सा आंसर है। आंसर थर्ड इज द करेक्ट। ओके, तो मुझे जाना होगा, सॉरी, मैं एक भागूंगा अभी। 3 बजे मेरी अभी यहाँ पे आज स्क्रीनिंग होनी है। कोई विशेष